जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मालूम करना मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री से। तो इसका तरीकाकार सीधा सीधा तो ये हो सकता है कि आप एक ऐसी इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल करो जिसकी एनर्जी लो हो। ये किस स्टेज पर? जब आयनाइजेशन चैम्बर में लेजर वायर से वेपर्स आयनाइजेशन चैम्बर में आ रहे होते हैं, तो जो हमने इलेक्ट्रॉन बीम उन वेपर्स के ऊपर फेंकनी है, उस इलेक्ट्रॉन बीम की आमतौर पर एनर्जी रखी जाती है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स को उसके फ्रैगमेंट्स में, पार्ट्स में भी तोड़ देती है। ना सिर्फ मॉलिक्यूल को आयोनाइज करती है बल्कि उसको उसके पार्ट्स में तोड़ भी देती है। तो लेकिन अगर आपने सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट किसी सब्सटेंस का मालूम करना है तो फिर आप ये कर लें कि उस इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी लो कर लें, तकरीबन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लें। इससे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के उसको आयोनाइज करेंगे, ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, उसको फ्रैगमेंट्स में नहीं तोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपका स्पेक्ट्रम बनेगा, उस स्पेक्ट्रम में, सपोज ये हमारा स्पेक्ट्रम है, यहाँ पर एम ओवर जी, यहाँ रिलेटिव अबंडेंस, तो स्पेक्ट्रम में जस्ट एक ही पीक आएगी और वो ही पीक होगी जिस मैस की वैल्यू पे ये पीक आएगी वही हमारा मॉलिक्यूलर मैस या मॉलिक्यूलर वेट होगा। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ज्यादा एनर्जी की जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसका फायदा ये होता है कि वो हमें ना सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट बल्कि जो फ्रैगमेंट पीक्स हमें हासिल होती है उससे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का भी हमें अंदाजा हो जाता है। तो पीछे हमने पढ़ा था कि जरूरी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक या पेरेंट आयन पीक है वो आमतौर पे हाईएस्ट मैस ओवर चार्ज वाली पीक होती है। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने पढ़ा था 230 पे जो पीक आ रही है दैट इज मॉलिक्यूलर आयन पीक। लेकिन ये जरूरी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो हाईएस्ट पीक है आपकी वो मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है। जैसे एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर से एनालिसिस करें तो इसकी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो होनी चाहिए CCl4 पॉजिटिव चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस पर पड़ा तो उसने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकलने से इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक इसकी वजह से होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे हाईएस्ट पीक जो आती है M ओवर Z वाली वो CCl3 वाली आती है। CCl4 वाली कोई पीक होती ही नहीं है इस केस में। तो इसलिए जो हमारी हाईएस्ट M ओवर Z वाली पीक है वो ये आती है, M ओवर Z वाली हाईएस्ट पीक ही आती है। तो ये तो CCl3 है, ये CCl4 नहीं है, लिहाजा ये हमें मॉलिक्यूलर वेट नहीं बता सकती। आगे हम आते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन पीक को अगर हाईएस्ट हमेशा नहीं होती, हाईएस्ट M ओवर Z वाली मॉलिक्यूलर पीक अगर हमेशा नहीं होती तो फिर उसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि कौन सी पीक हमारी जो है वो मॉलिक्यूलर आयन वाली पीक है, क्योंकि उसी के मैस से, उसी का मैस जितना होगा एक्स एक्सिस पर, उसी से हमें मॉलिक्यूलर वेट का पता चलता है। तो अगर ये हाईएस्ट M ओवर Z वाली ना हो तो फिर हमारे पास क्या तरीकेकार हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक फाइंड करने के? मॉलिक्यूलर आयन पीक फाइंड करने के तरीके हैं। एक तरीका है नाइट्रोजन रूल, या आपके माइंड में होना चाहिए। नाइट्रोजन रूल क्या है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑड नाइट्रोजन एटम्स हैं 1 3 5 7 तो फिर उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ऑड आना चाहिए, और अगर उसमें कोई नाइट्रोजन एटम नहीं है या इवन नाइट्रोजन एटम है तो फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट इवन आना चाहिए। दूसरा रूल जो है एग्जामिनेशन ऑफ फ्रैगमेंट पीक्स, यानी आप किसी पीक के बारे में आपको शक हुआ है कि ये पीक जो है ये हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक है और यही हमें मॉलिक्यूलर वेट की इंफॉर्मेशन दे सकती है, तो फिर आप उसके साथ जो फ्रैगमेंट पीक्स है उसका भी जरा एग्जामिनेशन करें, उसका भी जरा तज्जिया करें। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक पीक है, सपोज वो आ रही है 245 पे, सपोज वो पीक आ रही है, सपोज वो पीक 245 पर आ रही है, तो अगर उस पीक के साथ आपको 15 माइनस में, यानी ये कैपिटल M शो कर रहा है मॉलिक्यूलर आयन पीक को,
तो अगर उससे -15 यानी 15 कम पे आपको कोई और पीक भी नजर आ रही है, यानी अगर आपकी मॉलिक्यूलर आयन वाली पीक है 245, तो उसमें से 15 कम करके भी आपको कोई और पीक नजर आ रही है, तो फिर इसका मतलब है कि वो आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक हो सकती है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको इस तरह आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी आ रही है 245, आपको शक है कि यही है मेरी मॉलिक्यूलर आयन पीक, और इस पे जो वैल्यू है 245 यही है मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अगर आपने मालूम करना है तो वो मॉलिक्यूलर आयन पीक से ही आपको पता चलेगा। तो आपको शक है कि यही वाली पीक है मेरी मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो मजीद इस शक को कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर इसके साथ आपको -15 पे यानी 230 पे भी कोई पीक नजर आ रही है तो फिर अच्छी बात है, फिर इसका मतलब है कि यही आपकी मॉलिक्यूलर वेट वाली पीक हो सकती है। और अगर आपको -18 पे भी कोई पीक नजर आ रही है, यानी -18 कितना हो जाएगा 227, तो फिर भी आपकी ये वाली पीक मॉलिक्यूलर आयन पीक हो सकती है। वो कैसे, क्योंकि आपको पता है कि मॉलिक्यूलर आयन अपने फ्रेगमेंट्स में टूटता है, तो अगर ये आपका पूरा मॉलिक्यूलर आयन है उसकी पीक है, तो फिर ये वाली पीक कैसे आई होगी 230 वाली कैसे आई होगी कि इसमें से CH3 लॉस हुआ होगा, मिथाइल ग्रुप लॉस हुआ होगा, फ्रेगमेंट बन के निकल गया होगा, इस वजह से जो बाकी बचता है वो -15 निकाल दें तो 230 पे आपको ये पीक नजर आएगी। और हो सकता है आपको इस आपकी मॉलिक्यूलर जो पीक है m इससे 18 कम में भी कोई पीक नजर आए, तो ये किस वजह से बनती है, ये लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का मैस होता है 18, तो वो 18 अगर इसमें से माइनस करें तो वो आ जाएगा 227। और CH3 का जो मैस है ये होता है 15, क्योंकि 12 कार्बन का होता है और हाइड्रोजन 3 है, तो टोटल 15 ये भी। या अगर आपको आपकी मॉलिक्यूलर जो पीक है इससे एक कम यानी -1 पे कोई नजर आ रही है, या -2 पे कोई नजर आ रही है पीक, या -3 पे भी नजर आ रही है, -1 वाली ज्यादा कॉमन है, यानी 244 पे भी कोई पीक हो सकती है, 243 पे भी हो सकती है, ये ओकेजनली ये बाज औकात आती है, और 242 पे भी, ये रेयर है, बहुत कम ऐसी मिलती है। तो फिर भी आपकी जो पीक जिसका आपको शक है ये 245 वाली, यही आपकी कंफर्म मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी। इसके अलावा तीसरी बात है कि जो मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी से मुराद है कि इस मॉलिक्यूलर आयन पीक की हाइट कितनी होगी, इंटेंसिटी इससे मुराद ये होता है। तो इसकी जो हाइट है ये डिपेंड करता है इसकी स्टेबिलिटी पे, मॉलिक्यूलर आयन की स्टेबिलिटी पे। जितना मॉलिक्यूलर आयन ज्यादा स्टेबल होगा उतनी मॉलिक्यूलर आयन पीक की जो हाइट है वो ज्यादा आती है। तो देखा गया है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं या एल्कीन्स हैं या हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो उनके मॉलिक्यूलर आयन स्टेबल होते हैं, तो उनकी मॉलिक्यूलर आयन की पीक की इंटेंसिटी अच्छी खासी आती है। और साइक्लिक कंपाउंड्स की भी जो मॉलिक्यूलर आयंस की वो स्टेबल होते हैं और उनकी जो पीक है उसकी इंटेंसिटी भी अच्छी खासी आती है। तो ये कुछ तरीके हैं। मैं इस पूरे टॉपिक को समरी में यूं बयान करूंगा कि अगर आपने किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट मालूम करना है तो उसके लिए आपको उसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक का पता होना चाहिए, और वो मॉलिक्यूलर आयन पीक बाज़ औक़ात डायरेक्ट भी आ सकती है। अगर आप आयनाइजेशन चैम्बर में एनर्जी कम करें तो जो आयन बनेगा वो जस्ट मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, वो अपने छोटे आयन्स में नहीं टूटेगा, लिहाजा वही पीक आप एक ही पीक आएगी स्पेक्ट्रम पे, वही आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी। या दूसरा तरीका मॉलिक्यूलर आयन पीक पहचानने का ये होता है कि जो हाईएस्ट M/Z वाली मैस टू चार्ज रेशो वाली पीक है वो आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी होता। तो इस केस में आपने ये तीन बातें ज़हन में रखनी है, नाइट्रोजन रूल ज़हन में रखना है, एग्जामिनेशन ऑफ फ्रेगमेंट पीक्स रखनी है, और इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक्स जो है ये बात आपने रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से आप दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका है थ्रू मॉलिक्यूलर वेट, यानी अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट एग्जैक्टली पता है तो फिर उससे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली इसके लिए हम ये बात
बुक में टॉपिक में तो एंड पे लिखी हुई है, लेकिन एक बात मैं पहले कर देता हूँ कि अगर आप हाई रेजोल्यूशन पावर वाला मैस स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं, ये होता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर जिसे हम डबल फोकसिंग मैस स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। तो ये स्पेक्ट्रोमीटर पॉइंट के बाद 5 प्लेसेस तक, इसे कहते हैं अप टू 5th डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट के बाद आगे 5 डिजिट्स तक ये मैस की वैल्यू फाइंड कर सकता है। इतनी एक्यूरेट वैल्यू ये मालूम करता है। तो हमारे पास टेबल्स अवेलेबल होते हैं बने हुए। उस टेबल में मुमकिना मॉलिक्यूलर फार्मूला एक तरफ होता है, एक तरफ मुमकिना मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरी तरफ एटॉमिक मैस, दूसरी तरफ मॉलिक्यूलर मैस होता है। तो जो हमारे मैस स्पेक्ट्रोमीटर ने मॉलिक्यूलर मैस दी है, हम उस मॉलिक्यूलर मैस को चेक करते हैं कि टेबल में कहां पर मौजूद है। वहां से सामने हम चेक कर लेते हैं कि फिर इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है। तो मैं दोबारा एक बात बता दूं कि टेबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ मॉलिक्यूलर मैसेज दिए हुए हैं। तो हमने जो अपने सैंपल का मॉलिक्यूलर मैस फाइंड किया है स्पेक्ट्रोमीटर से, उसको हम देखेंगे और उसको कोरिलेट कर लेंगे कि वो मॉलिक्यूलर मैस किस मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ मैच होता है। तो वो हमारे सैंपल का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे एक व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर भी दूंगा। तो यहां पर हम स्टार्ट से शुरू करते हैं कि ये सबसे रिलायबल यानी सबसे काबिल इत्मीनान मेथड है मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का। और ये बेस किस फैक्ट पर है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एक्चुअल एटॉमिक मैसेज आर नॉट इंटीजर्स। जो एटम्स के एक्चुअल मैसेज होते हैं हाइड्रोजन के, कार्बन के, वो इंटीजर्स नहीं होते। इंटीजर्स हमारा मतलब पूरा नंबर, यानी 1 2 3 4 इंटीजर्स नहीं होते, बल्कि वो तो नॉन इंटीजर्स होते हैं, यानी पॉइंट्स में होते हैं, डेसिमल्स में होते हैं, बट आर नॉन इंटीजर्स। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिखी है। जैसे एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका आइसोटोप लिया है मैस नंबर 1 वाला प्रोटियम, तो उसका एटॉमिक मैस एग्जैक्ट ये है 1.007825। तो आप देखें नॉर्मली हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस क्या लेते हैं 1, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नॉन इंटीजर है, यानी डेसिमल में आती है, पॉइंट्स में आती है। इस तरह कार्बन 12 जो इसका आइसोटोप है उसकी मैस 12, ये पूरा इंटीजर है 12.000000। सिर्फ यही एटम 12 आइसोटोप है पूरे के पूरे आइसोटोप्स में से जिसका मैस इंटीजर में आता है, बाकी सबका मैस पॉइंट कुछ 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 जरूर आता है। तो each combination of atoms is expected to have a unique non-integral molecular mass value. Each combination of atoms, जारी बात है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ही होता है, और उस कम्बिनेशन ऑफ एटम्स यानी एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाए होते हैं। तो हर एक मुख्तलिफ एटम्स के कम्बिनेशन का जो मैस वैल्यू है वो भी यूनिक होगी, वो भी मुख्तलिफ होगी। क्या मतलब मेरी इस बात का, आप आगे आ जाए। सपोज हमारे पास एक एटम्स का कम्बिनेशन ये है, यानी एक मॉलिक्यूल ये है C2H6 और दूसरा एटम्स का कम्बिनेशन यानी दूसरा मॉलिक्यूल है CH2O। एक मॉलिक्यूल है, एक एटम्स का कम्बिनेशन है C2H6, मॉलिक्यूल को आमतौर पर एटम्स का कम्बिनेशन भी कहते हैं, और दूसरा मॉलिक्यूल है C2H4। दोनों के कम्बिनेशन अलग अलग है। अगर हम इसकी इंटीजर वैल्यू सिर्फ लें, यानी कार्बन की लें 12 और हाइड्रोजन की लें 1, तो इसका जो मैस आता है इसको हम कहते हैं नॉमिनल मैस, वो आता है 30। इसी तरह इसका भी निकालें, कार्बन का आमतौर पर 12 लेते हैं, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 × 2, तो ये भी आएगा टोटल 30, यानी इसकी भी नॉमिनल मैस यही आती है 30। ये उस केस में अगर आप समझें इंटीजर्स और सिंपली नॉमिनल वैल्यू लें तो फिर 30 आती है। लेकिन अगर आप इनकी एग्जैक्ट मैसेज मालूम करें हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से, तो फिर एग्जैक्ट मैसेज इनकी ये आएंगी कि एक कार्बन की होती 12, तो 2 कार्बन की होगी 24 और टोटल H 6 है, तो 6H की बनेगी। एक H की है 1.007825, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है अपने कैलकुलेटर पे, यानी ये याद रख लें, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा 30.04695। दूसरा हमारा ये मॉलिक्यूल था, इसका कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और हाइड्रोजन का
ये आता है 1.07825, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा। फिर इसमें एक O भी है, तो O का मैथ जो है वो 15, ये एग्जैक्ट मैथ जो एक्यूरेट नॉन इंटीजर मैथ है वो 15.99492। इन तीनों का कम से कम आप याद कर लें, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो इन सबको ऐड करें तो आता है 30.01057। आप चेक करें दोनों के मैथ्स में डिफरेंस है, ठीक है। ये 30.04 कुछ है और वो 30.01 कुछ है। तो इसलिए हमारे पास, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारे पास टेबल्स मौजूद हैं जिनमें एक तरफ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे होते हैं, दूसरी तरफ मॉलिक्यूलर मैथ्स लिखे होते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूलर मैथ्स है ये वाला, ये इस फार्मूले से मैच होगा C2H6 से, और ये वाला जो मॉलिक्यूलर मैथ्स है ये CH2O से मैच होगा। तो इस तरह हमें पता चल जाता है मॉलिक्यूलर मैथ्स से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकाला जा सकता है। हर यूनिक मॉलिक्यूलर मैथ्स का एक यूनिक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, याद रखें। यानी इस मॉलिक्यूलर मैथ्स का यूनिक मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होगा, हालांकि ये 30 के करीब है, और इस मॉलिक्यूलर मैथ्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होगा, हालांकि ये भी 30 के करीब है। तो हर यूनिक मॉलिक्यूलर मैथ्स के लिए यूनिक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो हमें टेबल्स यानी लिटरेचर में ये टेबल दिए हैं, तो सारे तो हम याद नहीं कर सकते, ना ही आपने बुक वाले टेबल को रट्टा लगाना है। तो इसलिए जस्ट इतनी बात इस टॉपिक के लिए काफी। हम अगले दूसरे मेथड की तरफ मूव करते हैं।